अब बड़ा अहम हमारा मुद्दा है जो शो में आ गया है। वैसे सारे मुद्दे अहम होते हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा अहम है। उसकी वजह ये है कि आप लोग, हम लोग बहुत मरतबा मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास, मुख्तलिफ डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं ट्रीटमेंट कराने के लिए। किसी को लगता है मेरी नाक ज़रा सी टेढ़ी है, उसको ठीक कराने के लिए। किसी को लगता है भाई मैंने रंग गोरा कराना है। किसी को लगता है कि भाई फेस लिफ्ट कराना है, वगैरह वगैरह मुख्तलिफ प्रोसीजर्स होते हैं, मुख्तलिफ जो होती हैं उसके लिए जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद नाजरीन ये होता है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अगर आप वेरीफाई करके अच्छे डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो सकती है, और फिर वो गड़बड़ कभी कभी इर्रिवर्सिबल भी होती है। तो इस पे हम बात करेंगे कि अपना डॉक्टर कैसे सिलेक्ट करना है आपने, कि अगर आप किसी चीज़ के लिए जा रहे हैं तो आपको ये यकीन हो, वो ये एश्योरिटी दे रहा है कि भाई वो जो प्रोसीजर आप पर करने जा रहा है वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, या उसके हल्के फुल्के थोड़े बहुत अगर जो है माइन्यूट ब्रूजिंग है, ये वो है, तो वो वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। ये कैसे आप सिलेक्ट करेंगे, इस पर हमने करनी आज बात। और हमने बात करने के लिए हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं जी डॉक्टर अर्मिला, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और अक्सर आप हमारे प्रोग्राम में उन्हें देखते रहते हैं और मैं तो उन्हें बहुत अच्छे तरीके से जो है वो याद करता हूँ, जो हमारे मामला जो हैं वो दुनिया भर में मशहूर हुए थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप अर्मिला साहब? वालेकुम जी, कैसे हैं आप? टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सब चाहते तो हैं बहुत सारी चीज़ें करना, लेकिन वो जो डॉक्टर है उसको सिलेक्ट करने का एक तरीका तो ये होता है कि जी वर्ड ऑफ माउथ, बिल्कुल हमने किसी से सुना, देखा, हाँ। बात हुई कि चलो भाई ये है डॉक्टर, अच्छा चले जाओ। लेकिन असल क्राइटेरिया क्या है डॉक्टर सिलेक्ट करने का स्किन के लिए? थैंक यू वेरी मच। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करने, क्योंकि मोस्टली हम लोग डिस्कस करते हैं कि हसीन लगने के तरीके क्या हैं। हाँ। हम लोग ये वाले टॉपिक्स भूल जाते हैं, क्योंकि देखिए जो आम आवाम है जिन्होंने जाके डॉक्टर से इलाज कराना है, उनको तो ना डिग्रीज़ का पता है कि कौन सी डिग्रीज़ जो डॉक्टर ने लिखी हैं वो असल उन्होंने किया भी हुआ है वो सारा कुछ या नहीं किया हुआ, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़ ये कि क्या वो डिग्रीज़ जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं उसके लिए वो ज़रूरी भी है वो चीज़ें करनी जो उन्होंने लिखी हुई हैं वहाँ पर, या वो ऐसी कुछ उन्होंने फेक डिग्रीज़ लगा दी हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपने बात बताई वो था कि वर्ड ऑफ माउथ, क्योंकि देखें अगर आप मेरे पास आते हैं या शिफा मेरे पास आती हैं और एक ट्रीटमेंट करवाते हैं और आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है तो ऑफ कोर्स आप लोगों को बताएंगे, या आपके सामने अगर उस डॉक्टर का जिक्र होगा तो आप उसको ऑथेंटिकेट करेंगे। तो इसके अलावा तो मेरे ख्याल में कोई और इसके दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। लेकिन इसमें क्या है, इसमें 2-3 कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। मतलब एक तो ये कि वो जो डिग्रीज होती हैं उनके नाम ऐसे होते हैं जो कि आम लोगों को पता ही नहीं होते, किसी को नहीं पता होता, तो वो कैसे पार्ट 1 पार्ट 2 जी बिल्कुल पता नहीं है कौन सा पार्ट 1 है पार्ट 2 है एक्चुअली जी। ये क्योंकि ये जब आपसे टॉपिक में डिस्कस कर रही थी तो आई वाज थिंकिंग कि आम जो कॉमन लोग हैं वो तो जाके ना वेरीफाई करेंगे, ना वो हमारी जो मेडिकल काउंसिल्स हैं उधर जाके पूछ सकते हैं कि क्या ये डिग्री जेन्युइन कोई डिग्री है भी या नहीं, या सिर्फ ABCD है। और दूसरी चीज़, क्या इस डॉक्टर ने वो डिग्री कंप्लीट की है, उसका एग्ज़ाम दिया है और उसके बाद अपने आप को रजिस्टर कराया है कि नहीं। क्योंकि देखिए डर्मेटोलॉजी या एस्थेटिक मेडिसिन जो आजकल जिसकी बहुत आजकल मशहूर हो गया, हर कोई जाना चाह रहा है इस फील्ड के अंदर, तो बात यह कि इसकी कुछ ऑथेंटिक डिग्रीज हैं पाकिस्तान में भी। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है या मेडिकल काउंसिल्स काम नहीं कर रही हैं। सबसे पहले तो अगर आप अपने आप को डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं, यानी कि स्किन का स्पेशलिस्ट कहते हैं, तो आपको स्किन में स्पेशलाइज होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। वो खास डिग्री होती है, खास डिग्री होती है जो कि आप एक टर्शरी केयर हस्पताल में, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से उन हस्पतालों की इजाज़त होती है कि वो ट्रेन करें डॉक्टरों को, उन हॉस्पिटल्स के अंदर वो डॉक्टर्स ट्रेनिंग करते हैं। 3 साल की ट्रेनिंग होती है, 5 साल की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद एग्जाम सिस्टम है जो कि CPSP कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स वो एग्जाम्स लेते हैं आपसे, और फिर आपकी डिग्री उनके साथ रजिस्टर हो जाती है। ये पाकिस्तान की डिग्रीज की मैं बात कर रही हूँ। अच्छा, पाकिस्तान में इसी फिर हम बात बिल्कुल ये पाकिस्तान की पाकिस्तान में हम गए किसी डॉक्टर के पास और उसमें हमने देखा भाई ये फलाने डॉक्टर का नाम है, उसने 10-12 फ्रेम लगाए हुए हैं डिग्रियों के, फ्रेम करा के अपने ऑफिस में लगाए हुए हैं। चीज़ कि वो MBBS है या नहीं। आजकल नॉन MBBS डॉक्टर्स, नॉन MBBS लोग भी अपने आप को डॉक्टर का नाम दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत चीज़। मिसाल के तौर पे पार्लर्स में हो रहा है जी लेजर। आपने बिल्कुल देखा होगा कि इवन कैपिटल सिटी के अंदर पार्लर्स के अंदर ना सिर्फ लेजर हो रहा है, फेशियल्स हो रहे हैं, बल्कि मैंने तो खौफनाक हद तक ये भी देखा है कि बोटॉक्स, मीजोथेरेपी, जो नीडल से रिलेटेड जो ट्रीटमेंट्स हैं, इवन वो भी पार्लर्स पे हो रहे हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स का टैग कर दिया जाता है नाम, और वो डॉक्टर वहाँ करता है या नहीं करता। अगर वो डॉक्टर वहाँ करता भी है तो वो टोटली अनएथिकल है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें एक क्लिनिक में होनी चाहिए। मेडिकल साइंस प्रोसीजर है, मेडिकल प्रोसीजर्स हैं ये वहाँ पे। और ख़वातीन से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ ऐसी जगहों पर जाके ट्रीटमेंट्स नहीं कराएं। कोई वेरिफिकेशन का मैकेनिज्म इस तरह का है कि हम किसी, जैसे आपने CPSP का जिक्र किया, तो वहाँ जाकर जो है वो या वहाँ फ़ोन करके पता कर लें कि भाई क्या ये रजिस्टर्ड है या नहीं है। CPSP कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स की एक वेबसाइट है,
और वहाँ पर डॉक्टर्स जो जैसे जैसे पास आउट होते जाते हैं उनकी एक लिस्ट भी जनरेट होती जाती है। अब ये मुझे नहीं पता कि आम आवाम वहाँ पे जाके उस स्पेशलिटी के अंदर जाके अपने डॉक्टर को वेरीफाई कर सकती है कि नहीं, लेकिन इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि एक तो वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर बहुत बिलीव करें। सिर्फ फेक किस्म की जो न्यूज़ चल रही होती हैं, जो आप सर्च करते रहते हो, उसके ऊपर मत करें। रिव्यूज, इसके इतने लाइक्स हैं, इसके इतने फॉलोअर्स हैं, तो ये बहुत अच्छा डॉक्टर है, ये कोई क्राइटेरिया नहीं। लेकिन मिसाल के तौर पे अब आपके पास मैं आई, मेरा जो भी आपने प्रोसीजर किया कराया वो बड़ा अच्छा हो गया, मेरा वर्ड ऑफ माउथ बड़ा अच्छा है, लेकिन अब आपके पास अगर अवैस आया मिसाल के तौर पे और अवैस की स्किन कंडीशन डिफरेंट है या अवैस को रिएक्शन हो गया, तो अवैस का वर्ड ऑफ माउथ हो जाएगा नेगेटिव, मेरा रहा पॉजिटिव। तो अब ये मुझ पे डिपेंड करता है, अवैस पे डिपेंड करता है, प्रोसीजर भी वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, उनकी स्किन कंडीशन। फिर एडवाइस भी करेगा ना उस शख्स को देख करके, भाई नहीं लोग कैसे फैसला करें, लोगों ने मेरी भी बात सुनी और अवैस की भी बात सुनी। अब जो ऑथेंटिक डॉक्टर है ना, वो खुदा ना खास्ता अगर कॉम्प्लिकेशन होगी, जो कि कॉम्प्लिकेशन दुनिया में बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर से भी हो सकती है, क्योंकि इंसान है, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, हर पेशेंट का रिस्पांस डिफरेंट होता है, हर डॉक्टर की कभी कभार ट्रीटमेंट के अंदर भी थोड़ी सी वेरिएशन हो सकती है। एक जो ऑथेंटिक और अच्छा डॉक्टर होगा वो अपने पेशेंट को अच्छे तरीके से हैंडल करेगा। ये तस्वीरें जो अभी आप देख रहे हैं, खुदा ना खास्ता ऐसी तस्वीरें वो जो पेशेंट होगा कभी भी सोशल मीडिया पे नहीं देगा, वो अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करेगा, डॉक्टर उसके लिए अप्रोचेबल होगा, उसकी बात सुनेगा, समझेगा, काउंसल भी करेगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेगा। अनफॉर्चुनेटली जो ट्रेन डॉक्टर्स नहीं होते हैं, दे कैन नॉट हैंडल द कॉम्प्लिकेशंस, दिस इज द मेन प्रॉब्लम। वो चार पांच आपको पता है कि जो होते हैं, एक नॉर्मल मेरे जैसा भी बंदा जाके अगर छक्का मारने की कोशिश करेगा शायद एक आधी दफा तुक्का लग जाएगा, लेकिन एक जमा हुआ जो प्लेयर होता है उसको पता है कि हाउ टू हैंडल, व्हेन टू प्ले व्हाट काइंड ऑफ अ शॉट। तो इसी तरह डॉक्टर्स का भी है कि हमें पता है कि किस वक्त हमने क्या चीज़ नहीं करनी है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज मेरे ख्याल में जो सक्सेस है एक डॉक्टर की वो ये है व्हेन नॉट टू डू अ प्रोसीजर। सीख सब लेते हैं, सब कुछ चीजें करनी आ जाती हैं, बट व्हेन नॉट टू डू एंड व्हाट टू डू इन अ क्राइसिस, यानी कि इस शख्स पे कौन सा प्रोसीजर ठीक नहीं बैठेगा, बिल्कुल ये पता होना चाहिए। ये भी तो तौर तरीका है ना कि, और माजरत के साथ बहुत सारे अच्छे डॉक्टर भी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी है कि जो आया बस काटो, बिल्कुल जी, ये भाई चलो भाई ऑपरेशन करो या जो भी उसको करना है प्रोसीजर। रिस्पांसिबिलिटी डॉक्टर्स हम लोगों के ऊपर ज्यादा है कि देखिए आम आवाम को हमने तो ओथ लिया है, वो ओथ कहीं पे फेंक आए हैं। मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही होता है कि जब जो चीज़ आप नहीं, जिसके लिए आप नहीं बने हैं, जिसके लिए आपकी ट्रेनिंग नहीं है, आप वो काम ना करें। मैं काम करती हूँ सर्जन्स के साथ, मेरे इर्द गिर्द सारे लोग सर्जन्स हैं, लेकिन मैं कल कोट के ये नहीं कह सकती कि जी आज मैंने फेस लिफ्ट करना है, नो, आई एम नॉट ऑथराइज टू डू दैट, ठीक है, कि आज मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करना है, ये नहीं हो सकता। जिस चीज़ के लिए मैं ट्रेंड हूँ आई विल ओनली फोकस ऑन दैट। द मिनट कोई ऐसी चीज़ आती है जो बियॉन्ड होती है, आगे नेक्स्ट रेफर कर दें, या कोई कॉम्प्लिकेशन हुई है तो अनफॉर्चुनेटली हमारे डॉक्टर्स भी डिस्कस करना पसंद नहीं करते सीनियर्स के साथ। सीनियर से डिस्कस कर लें जिधर आपकी ट्रेनिंग हुई हुई है। बिल्कुल सही। ये बहुत जो आपने तस्वीर हमारे साथ शेयर की थी, मैं चाहूंगा कि उनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये क्या हुआ था। ये तो मेरा ख्याल है कोई फिलर है, लग जाएगा पिछली तस्वीर और थोड़ा सा, ये तो जी एक तस्वीर से लेकर चलते हैं। ये बच्चा है, इसको स्टेरॉइड का बहुत ज्यादा यूज कराया गया, छोटा सा बच्चा है, एक्जिमा कंडीशंस के साथ बच्चे आते हैं, ड्राई स्किन कंडीशंस के साथ आते हैं, और एक डॉक्टर जो जीपी डॉक्टर हैं MBBS डॉक्टर हैं, लेकिन क्योंकि उनको बच्चों का नहीं पता कि बच्चों का इलाज में कितनी स्टीरॉइड दी जा सकती है, कब ख़त्म करनी है, कब स्टॉप करनी है, नॉन स्टॉप तरीके से वो अनस्टॉपेबल तरीके से वो बंदा इसको स्टीरॉइड्स के शॉट्स देता गया, क्रीम्स भी देता गया। इवन बच्चों की स्किन इतनी नाजुक होती है कि वहाँ से जो टॉपिकल स्टीरॉइड लगाने वाली क्रीम है वो भी इतनी ज़्यादा अब्जॉर्ब हो जाती है कि उनको ये कुशिंगॉइड फेस वगैरह डेवलप हो सकता है, और सारे स्टीरॉइड के साइड इफेक्ट्स बच्चों को आने लग जाते हैं। बिल्कुल ठीक। अगली तस्वीर पर आइए जी, बताएं अगली तस्वीर। ये अब ये जो है देखिए, यहाँ पर स्टीरॉइड का ओवर यूज़ है कि कोई फंगल इन्फेक्शन था, उसके ऊपर वो बार बार स्टीरॉइड क्रीम लगाती रही है, फंगस ट्रीट नहीं हुई है, बल्कि वो और उधर की स्किन भी इरिटेट हो गई है, ज़्यादा डैमेज हो गई है, और वो इन्फेक्शन प्रोन स्किन हो जाती है और ज़्यादा। उसके ऊपर फंगस मज़ीद फैल जाती है और वो बहुत डिफिकल्ट टू ट्रीट हो जाती है। नेक्स्ट बताएं जी। स्टेरॉइड्स तो खैर खतरनाक भी हैं और अच्छे भी हैं। ये मेलाज़मा या पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट के लिए गए हैं, लेकिन उसके अंदर भी आप देखें कि बजाय इसके कि वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जाए, वो और ज़्यादा ख़राब हो गया। क्योंकि देखिए हर स्किन के ऊपर लेज़र नहीं करने की ज़रूरत होती है, हर स्किन लेज़र बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी सेंसिटाइज्ड या फोटो सेंसिटिव स्किन होती है, इरिटेटेड स्किन होती है, तो आपको बहुत माइल्डली ट्रीट करना पड़ता है कभी कभार। नेक्स्ट
जी, ये वही वाली चीज़ है कि सेम एक्नी के लिए गए होंगे या रोजेशिया के लिए गए होंगे, तो उसके भी ओवर यूज़ की वजह से ये मेरे ख्याल में ये बर्न हुआ है, कोई केमिकल बर्न हुआ है, जिस तरह से केमिकल्स वगैरह अप्लाई करते हैं स्किन को पील ऑफ कराने के लिए या पेडिक्योर वगैरह पे कोई क्रीम लगाई है या वाइटनिंग की जो ट्रीटमेंट्स होती है इसमें आप बाकायदा छाले बने हुए देख रहे हैं, ये इस तरह की चीज़ हो जाती है। और यही बात है कि जब नहीं आप ऐसी जगह पर जाएंगे तो फिर मसले होंगे। नेक्स्ट पर आए जी, नेक्स्ट पर आए। बिल्कुल ये लेज़र के साथ सारा बर्न हुआ है, बल्कि ये लेज़र नहीं है, ये IPL का प्रोब होता है जो कि इंटेंस पल्स लाइट होती है। लोग उसको लेज़र समझ के चले जाते हैं और डॉक्टर्स का भी फॉल्ट या उस सेंटर का भी फॉल्ट है कि वो उसको इस तरीके से सेल कर रहे होते हैं कि लेज़र है। ये IPL के प्रोब के निशान है, जहाँ जहाँ वो प्रोब लगा है लेज़र के लिए या IPL के लिए हेयर रिमूवल के लिए, वहाँ स्किन बर्न होकर पूरी की पूरी जल गई है, उतर गई है। और यहाँ पर ये वाला जो है ये भी मेरे ख्याल में पीलिंग, फेस पीलिंग की पिक्चर है, जिसके अंदर पीलिंग के बाद वहाँ पे ब्लिस्टर्स बने और उसके बाद आप देख रहे हो कि पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, मतलब कि बाद में मजीद गहरे निशान, और जो बर्न के निशान थे वो इतने डीप हो गए कि वहाँ पे स्कारिंग हो गई। अगर आप इस फोल्ड के अंदर देखें तो स्कारिंग हुई हुई है बाकायदा। नेक्स्ट दिखाएं जी। एक और थी, हाँ, ये फिलर्स वगैरह जब करते हैं तो उसमें अगर खुदा ना खास्ता एहतियात ना की जाए कोई इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर अगर फिलर की क्वालिटी अच्छी नहीं थी तो वो अंदर जाके कोई ना कोई रिएक्शन देता है। समटाइम्स पेशेंट्स की जो बीमारियां ऐसी होती हैं जो पहले वो नहीं बता रहे होते हमें, या हिस्ट्री में हम पूछना भूल जाते हैं, तो वो ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर देते हैं। सर्टन फिलर्स हमारा भी फ़र्ज़ है एज अ डॉक्टर कि हम पूछेंगे कि पेशेंट्स को नहीं पता होता कि ये उनको कोई मसला दे सकता है। ये भी इसी तरह फिलर का है। एक और माथे वाला दिखाएं, जो फोरहेड की तस्वीर है ना, मैं चाह रही हूँ उस पर भी हम बात करें। वो कोई ये वाला नहीं, अगला दिखाएं जी। जी, ये भी फिलर के साथ हुआ है और समटाइम्स ये बोटॉक्स लगाने से भी हो जाता है। ये भी मेरे ख्याल में फिलर की कॉम्प्लिकेशन है, वहाँ पे इन्फेक्शन एंड ग्रैनुलोमा है। जी, ये भी फिलर है, बोटॉक्स। कभी कभी फैट ट्रांसफर के साथ हो जाता है। यहाँ पे ये लम्प्स बने हुए हैं, बेसिकली ये लम्प्स बने हुए। ये मीजोथेरेपी जिस तरह होती है कि आप थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट इंजेक्ट करते हो माथे को बेहतर करने के लिए, या उसको शाइन ग्लो देने के लिए, या वहाँ रिंकल्स खत्म करने के लिए, तो उधर एक एक जहाँ जहाँ जिस पॉइंट पे इंजेक्शन लगा है वहाँ पे इतना सिवियर रिएक्शन, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन आ गया कि वो और बिल्कुल। और उसके बाद डॉक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अनफॉर्चुनेटली नहीं लेते हैं। देन द पेशेंट दे कम अप टू अस, फाइनली दे रीच आउट टू अस, और फिर वो बताते हैं अपनी सारी की सारी कहानी। तो अब इन सारी कंडीशंस में कौन सी चीज़ ऐसी है जो रिवर्सिबल है और कौन सी है जो कि अब रह गई है बस? देखिए, अल्लाह का शुक्र ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो है ये इसी तरह लिप्स के ऊपर भी फिलर किया गया, और आप देख रहे हो पूरे लिप्स के ऊपर। और आजकल माइक्रो ब्लेडिंग का बड़ा ट्रेंड है, ये जो लिप्स को कलर करवाते हैं, परमानेंट मेकअप टाइप की जो चीज़ होती है, उसके साथ भी इस तरह के रिएक्शंस आ जाते हैं। तो हम मना कराते हैं कि गैर मेयारी जगहों पर, अनऑथेंटिकेटेड जगहों पर जाके सिर्फ इसलिए कि हमारी परमानेंट मेकअप हो जाए लिप्स के ऊपर, तो ये चीज़ें मत करवाएं। हर पार्लर पे, हर जगह पे छोटे छोटे सेंटर्स बने हुए हैं और डॉक्टर्स नहीं होते वहाँ पर, डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं होते वहाँ पर, और ये काम हो रहे हैं। फाइनली अगर किसी का ये कोई इस तरह का मामला हो जाए जो कि नॉन रिवर्सिबल हो, तो क्या कोई ऐसा कोई इदारा, कोई अदालत, कोई मुहतसिब, कोई ऐसा होता है कि जिस पे आप जाकर कर सके? बाहर तो ये होती होगी, हमारे यहाँ पर इस तरह का कोई मामला है? देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और बिल्कुल एक कंसेंट फॉर्म होता है जिसको साइन करना चाहिए। पहले अपने पेशेंट को टाइम दें, बिठाएं, उसके साथ डिटेल में बात करें, उसको बताएं क्या चीज़ हो सकती है, क्या चीज़ नहीं हो सकती है, किस चीज़ की क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। अच्छा डॉक्टर ऐसे ही करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो या तो गैर मेयारी प्रोडक्ट्स की वजह से भी हो जाती हैं, और कभी कभी अगर एहतियात नहीं की और आपका जो क्लिनिक है वो उतना नीट एंड क्लीन टाइडी नहीं है, जिस तरह थ्रेड्स हो रहे हैं। थ्रेड्स एक इन्वेसिव प्रोसीजर है, अभी उसकी मैंने पिक्चर्स नहीं दिखाई। वो लोग नॉर्मल आम क्लिनिक्स के ऊपर, आम अपने ट्रीटमेंट रूम्स में जहाँ बाकी चीज़ें भी हो रही हैं, ड्रेसिंग्स भी हो रही हैं बाकी, तो वहाँ पे इन्फेक्शन अंदर चला जाता है, आपकी स्किन के अंदर इन्फेक्शन, और वो वहाँ पे जाके बहुत बड़े बड़े नोड्यूल्स जो अभी आपने देखे थे बने हुए थे, उस तरह की चीज़ बाद में दे देता है। तो रिवर्सिबल तो है जो डॉक्टर काम, लेकिन तकलीफ होगी, जाहिर है आपको तकलीफ होगी, ऑफ कोर्स वो तकलीफ भी होगी, पता नहीं ये जाता है अभी या नहीं जाएंगे, और फिर वो जो निशान होते हैं वो पक्के पक्के कई दफ़ा चेहरे पे रह जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर अर्मिला। नाजरीन हमारे साथ मौजूद थी और जितनी बातें की हैं इन्होंने बतौर डॉक्टर की हैं, हम नहीं ये कह रहे, ये कह रही हैं, तो इनकी बात सुनें और अपने आप को रिस्क में ना डालें। ज़रूर वेरीफाई करें कि आप किस चीज़ के लिए जा रहे हैं, कहाँ से कराएंगे और क्या आपको सूटेबल है या कोई रिएक्शन हो जाएगा।